सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये टॉपिक काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, आए दिन न्यूज़ में रहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और इसको हिंदी में बोलते हैं समान कानून संहिता। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो अभी हाल ही में ये न्यूज़ में काफ़ी रहा है। इसी के पैरेलल अगर हम देखें तो मणिपुर की न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें वुमेन को लेकर के काफ़ी उसमें क्रिटिसाइज़ किया गया है, उनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि यूसीसी क्या होता है और किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगा सोसाइटी को। जो मणिपुर में इंसिडेंट हुआ है, इस तरीके के इंसिडेंट को क्या यूसीसी कुछ हद तक कमांड कर पाएगा, इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। तो एज़ यू नो कि ये एक कॉमन लॉ है। कॉमन लॉ जो है हर किसी जो भी धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, सब पर एक समान लागू होता है और ये हेल्प करेगा मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेज, अडप्टेशन फॉर द ऑल सिटीजन। जितने भी सिटीजन होते हैं या इंडिया में वेरियस टाइप ऑफ रिलीजन माने जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो या फिर बुद्धिज़्म हो, और इन सभी के लिए जो ये टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, अडप्टेशन हो गया, सारे सिटीजन के लिए यहाँ पर इक्वल लॉ बनेगा। अब से पहले क्या था कि अब से पहले ये था कि जो मुस्लिम लॉ है वो अपना अलग चलता था और हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू एक्ट अलग तरीके से चलता था। यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता था। उनका अपना एक पुराने टाइम की जो भी उनकी प्रथा चली आ रही है उसके हिसाब से वो लॉ चलता था। अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोलते हैं इसको समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता एक सामाजिक मामलों में से संबंधित कानून होता है। जैसे मान लिया किसी को अगर विवाह करना है, इंटरकास्ट मैरिज या फिर अदर रिलीजन के साथ मैरिज करना है, तो वहाँ पर वो अपना लॉ फॉलो करके उसी अनुसार जिस तरीके से भी अगर हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट होता है, मुस्लिम हिंदू में कन्वर्ट होता है, तो जिस तरीके की उनकी टर्म एंड कंडीशन होती थी वो चीज़ें लागू होती थी। सपोज़ करो किसी को अगर मुस्लिम धर्म में जाना है तो वो मुस्लिम के हिसाब से ही सारी चीज़ों को फॉलो करेगा, और कोई अगर हिंदू धर्म में कन्वर्ट होगा तो वो उसी हिसाब से फॉलो करेगा। जैसे 3 तलाक का जो मुद्दा होता है, 3 तलाक का मुद्दा आए दिन चलता रहता है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला दे दिया है। तो ये जो था ये मुस्लिम लॉ से रिलेटेड था और इस पर काफ़ी ऑब्जेक्शन भी हुआ था। तो इस तरीके के जितने भी कानून होते हैं, जितने भी डिसीजन होते हैं, वो अब एक समान रहेंगे, चाहे वो हिंदू धर्म में हो या फिर मुस्लिम धर्म में। अगर तलाक का जो नियम एप्लीकेबल होगा हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, वही एप्लीकेबल होगा मुस्लिम मैरिज एक्ट के। तो दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पर बच्चा गोद लेने, तलाक, विवाह या फिर विरासत, जो भी प्रॉपर्टी होती है, इन सब के मामलों में सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये होती है समान नागरिक संहिता। अब यहाँ से फ़ायदा क्या क्या होने वाला है, जैसे धर्म या जाति से ऊपर उठ करके एक नया कानून बनेगा। यहाँ पर किसी भी धर्म या जाति को कंसीडर नहीं किया जाएगा, सभी के सेंटीमेंट को ध्यान में रखा जाएगा। देश में हिंदू सिविल लॉ के दायरे में हिंदुओं के अलावा सिख, जैन और बौद्ध भी आते हैं। जो हिंदू के लॉ हैं उसके अंदर जो है जैन और बुद्ध धर्म के भी आते हैं, सिख धर्म भी उसमें इंक्लूडेड होता है। अब यूसीसी जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान, तुर्की और इजिप्ट जैसे देशों में लागू है। इजिप्ट मिस्र को बोलते हैं, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। यूसीसी हमारे संविधान में आर्टिकल 44 के तहत आता है और 1961 से ये गोवा में लागू है। गोवा में सबसे ज़्यादा जो है फॉलो करते हैं क्रिश्चियन को। अगर आपने 2019 का गवर्नमेंट बीजेपी का मैनिफेस्टो देखा होगा तो उस मैनिफेस्टो में साफ तौर पर मेंशन था यूसीसी के बारे में कि हम यूसीसी लाएंगे और ला करके रहेंगे। यूसीसी मेनली वुमेन एम्पावरमेंट को ज़्यादा बढ़ावा देता है, ऐसा बीजेपी का कहना था और यही उनके तर्क है। हालांकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब देखना यह है कि मणिपुर के जो इंसिडेंट होते हैं, इस तरीके के इंसिडेंट को कोई रोक पाएगा क्या। अगर आपको नहीं पता है फिर भी मैं बता देता हूँ। मणिपुर में 2 महिलाओं को, जो कि दोनों ही शादीशुदा थी, उनको नग्न करके उनकी परेड कराई गई। एक भी वस्त्र उनके तन पर नहीं था और उनके जो भी प्राइवेट पार्ट थे उन सब के साथ भी टचेबिलिटी करी गई। तो इन सब को देखते हुए जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने भी डांट फटकार लगाते हुए बहुत ही उसका क्रिटिसाइज़ किया है और कहा गया है कि इसको मुद्दे को तुरंत ही संज्ञान में ले लिया जाए। अब एक चीज़ यहाँ से निकल के आती है कि धर्मों के अलग अलग परिवर्तन क्यों हैं, क्यों ऐसे पर्सनल लॉ है। जब 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो इंडिया में भी मुसलमान थे और जो मुसलमान जाने वाले थे 1947 में ही वो चले गए थे अपने पाकिस्तान। तो अलग अलग धर्म के सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए उनको अपने कुछ कानून दिए गए थे, कुछ उनको लॉ दिए गए थे कि तुम इन दायरे में रह करके इस तरीके के मुद्दे पर अपने आप से फैसला ले सकते हैं या अपने आप से कोई कानून बना सकते हैं। जैसे
और हिंदू धर्म था, जैसे हिंदू का जो मैरिज एक्ट था या हिंदू के जो अधिनियम थे उसी तरीके से मुस्लिम के थे। तो हिंदू धर्म में तो आ जाते हैं सिख, बौद्ध और जैन। मुस्लिम अपने अलग अलग तरीके से लॉ बनाता रहता है। ज़्यादातर जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, वो सारा हिंदू में हुआ है। जैसे 1955 में आया था, और फिर हिंदू उत्तराधिकार, मतलब कि अगर किसी को अडेप्टेशन करना है, किसी के घर पर कोई संतान जन्म नहीं लेती है तो वो किसी दूसरे की संतान ले लेता है, तो इससे रिलेटेड 1956 में आया था। फिर 1956 में 3 चीज़ों पर लेकर के दत्तक पुत्र जो होते हैं, दत्तक पुत्र, जैसे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में बताया गया है, जो महारानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने अपना पुत्र अडॉप्ट किया था, और उस टाइम पर सेम पैरेलल टाइम पर लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति चलाई थी कि कोई भी, अगर किसी भी राजा के कोई संतान नहीं होगी, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो वो अंग्रेजी विरासत में मिला लिया जाएगा। तो उसी से फाइट करने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है। उन्होंने अपना एक पुत्र अडॉप्ट किया था और उसी को बचाने के लिए सारी महारानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी थी। इसी तरीके से हिंदू में भी अलग अलग टाइम पर अमेंडमेंट हुए हैं, तो मुस्लिम धर्म में भी अलग अलग टाइम पर अमेंडमेंट हुए हैं। पारसी विवाह एक्ट में तलाक को लेकर के 1936 में अमेंडमेंट हुआ था, जबकि ईसाई विवाह को लेकर के 1872 में अमेंडमेंट हुआ था। तो अलग अलग टाइम पर इनमें सुधार होते रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के ये चीज़ें फेल कर जाती हैं। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि आर्गूमेंट और फेवर किस चीज़ पर होता है यूसीसी को लेकर के। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये इंटीग्रेट इंडिया बनाएगा, मतलब कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी कास्ट, ट्राइब हो, चाहे फिर किसी भी तरीके का रीजन हो, कोई भी सुप्रीम नहीं होगा, कोई भी लोअर नहीं होगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। दूसरी चीज़, जो वोट बैंक होती है इंडिया में, एक बहुत टाइम से रीति चली आ रही है कि जब भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव को देखती है सामने, तो वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं मुद्दों बनाती है कि हिंदू और मुस्लिम, हिंदू धर्म में ये होता है, मुस्लिम धर्म में ये होता है, तो अलग अलग तरीके के तर्क देती है। यहाँ पर मोर राइट टू द वुमेन को अलग अलग तरीके के राइट दिए जाएंगे, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी फॉलो किए जाएंगे यूसीसी के लिए, मतलब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ध्यान में लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो मणिपुर इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में। इसी टॉपिक से जोड़ करके बताऊंगा कि जो यूसीसी होता है, अगर यूसीसी लागू हो गया होता तो क्या मणिपुर का ऐसा इंसिडेंट हो जाता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।